नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में आज शाम को होने जा रहे सबसे बड़े सियासी घटनाक्रम के पीछे की कहानी समझेंगे हम। अजीत दादा पवार की मौत के बाद जब महाराष्ट्र मातम में था, जब बारामती चीख चीख करके दादा को याद कर रहा था, रो रहा था, बिलख रहा था, तत्काल बाद आपने देखा होगा फडणवीस, मोदी, शाह शोक संतप्त नजर आ रहे थे मैसेज में, अपने ट्वीट्स में। लेकिन मोदी और शाह उस समय नई सियासी बिसात बिछा रहे थे। और अजीत पवार के मौत के बाद मोदी शाह का जो पूरा खेल था, वो खेल अब खुल गया है, क्योंकि अब वक्त आया है उसको खोलने का, तो खुल गया है। लेकिन अभी जो लोग तत्कालिक राजनीतिक ताजपोशी देख करके जश्न मनाने की मुद्रा में हैं, उनको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जो अजीत दादा के फॉलोअर हैं, चाहने वाले हैं, या पवार फैमिली से, पवार कुटुंब से जिनका लगाव है, वो सब जरा इस पूरी कहानी को समझें। घर में मातम होता है तो कौन करता है सियासी जोड़ घटाना? वही जो संगदिल होता है, जिसके भीतर भावनाएं नहीं, सिर्फ सियासत चलती रहती है। शरद पवार को भनक भी नहीं लगा, काका को, सीनियर पवार को, जिसके साथ विलय की तैयारी में थे। आज हम आपको 17 जनवरी का विजुअल दिखाएंगे, 17 जनवरी का, यानी अजीत पवार के प्लेन क्रैश से 10 दिन पहले का विजुअल, जब अजीत दादा अपने काका के पास बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं। उस मीटिंग के विजुअल अभी हम आपको दिखाएंगे इसी कार्यक्रम में। और प्लेन क्रैश के बाद दूसरी मीटिंग शुरू हो गई। उस मीटिंग में कौन-कौन थे? उस मीटिंग में बीजेपी के मोहरे के रूप में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, ये हमने संदेह जताया था, भाऊ ने इसकी आशंका जताई थी। वही कुछ हुआ है जो हमने आशंका जताई थी। छगन भुजबल, सब। भाऊ को लाइए, एक-एक करके दिखाएं कहानी पूरी। स्वागत है भाऊ। शुरू करिए भैया, हेडलाइन लाइए, हेडलाइन लाइए। महाराष्ट्र में मैडम डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार आज चुनी जाएंगी विधायक दल की नेता, फिर शपथ। कल ही हमने कार्यक्रम किया था, भाव ने कहा था कि इससे अच्छा बीजेपी के लिए कुछ नहीं होगा कि सुनेत्रा जी डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ले। वित्त मंत्रालय भी भाजपा चलाएगी। फिर सुनेत्रा जी का इससे पहले कोई ऐसा अनुभव नहीं रहा है कि सुनेत्रा जी एकाएक आवे और वो अजीत दादा के तरीके से जो है पार्टी या पद को अपने हिसाब से चलावें। पार्टी कब्जे से, अब पार्टी भाजपा के हाथ में आ गई। सुनेत्रा जी को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान हो गया, लेकिन एनसीपी सुनेत्रा जी के हाथ में होगी, एनसीपी की कमान होगी उनके हाथ में। ये ऐलान नहीं हुआ, ये ऐलान नहीं हुआ। कार्यकर्ताओं को तो इसका इंतजार है कि हमारी पार्टी कौन चलाएगा। पार्टी का मुखिया वो परमानेंट है, मतलब ऐसी पार्टियों में जो रीजनल फोर्सेज है, ये डिप्टी सीएम तो आज है, कल नहीं रहेंगे। पार्टी रहेगी तब डिप्टी सीएम रहेंगी, पार्टी नहीं रहेगी तो डिप्टी सीएम कहां रहेंगे? पार्टी किसके हाथ में, ये फैसला नहीं हुआ। डिप्टी सीएम बनाओ, पवार को, सीनियर पवार को निपटाओ। जूनियर पवार मतलब अजीत दादा अब रहे नहीं दुनिया में। अगली हेडलाइन लाइए। अजीत पवार की मौत के 60 घंटे के भीतर, ये पढ़िएगा घंटा भी, 7 घंटे के भीतर बदले सत्ता समीकरण। सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की इनसाइड स्टोरी। 60 घंटे तो लग जाते हैं, 24 घंटे बाद अस्थियां चुनने लोग जाते हैं, 48 घंटा हो जाता है अस्थियों को विसर्जन करते करते, और 60 घंटे में शपथ ग्रहण की तैयारी। सोचिए जरा आप। अगली हेडलाइन लाइए। सुनेत्रा बनेंगी डिप्टी सीएम, शरद पवार बोले मुझे पता नहीं। दोनों एनसीपी के विलय पर दिया बड़ा बयान। पता ही नहीं है शरद पवार को। अब जरा आते हैं, सुनवाते हैं, पहले उन लोगों को सुनिए जिनको या तो पता ही नहीं है क्या होने जा रहा है, या
इनकी भी सत्ता के साथ रहने की इच्छा बहुत ज्यादा उफान मार रही है। सुनिए एनसीपी की लीडर है। डेफिनेटली एक इससे बेहतर श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। और जहाँ तक लाडकी बहन की बात है, हम जब भी स्पेशली मैं लास्ट 2017 से मैं राजनीति में एक्टिव हुई, लेकिन एक्चुअल 2022 के बाद जब इमिडिएटली दादा से कनेक्ट हुई तो दादा के आज संबंध बहुत अच्छे हुए। बेटी के जैसा उन्होंने माना, जब जब मिलते थे मेरे सर पे हाथ रखते थे, और जब भी कुछ अच्छा काम किया या अच्छा कार्य किया तो लोगों के बीच में हमारे साप्ताहिक बैठक में इधर उधर उसका कौतुक भी करते थे। और रोक ठोक नेता थे, लेकिन कभी भी हम देखेंगे तो जैसे महिलाएं आती थी उनके साथ कैडर के रूप में हो या आमदार हो या कोई भी दूसरे पद पे हो, उनको बहुत संवेदनशील तरीके से वो सुनते थे, उसको इम्प्लीमेंट करते थे। और अगर हम कुछ सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो उसकी तारीफ भी करते थे, और अगर हम कोई गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उस पर हमें डांट भी पड़ती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं दादा महिलाओं को लेके उनको सक्षम बनाने के तौर पे पूरी तरीके से मजबूत खड़े रहते थे। और आज जब हम दादा के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं और सुनेत्रा वहिनी एज अ बेटर हाफ उनकी सामने आ रही है, तो हमें लगता है एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। और सिर्फ हमारे पार्टी के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए महिला को सक्षम बनाने के दृश्य में हमेशा सुनेत्रा वहिनी ने काम किया। युवकों को आगे बढ़ाने के लिए स्किल के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से काम किया। तो ये जो पूरा जो काम था, जो राज्यसभा मेंबर के जरिए उन्होंने किया और बारामती में सोशल वर्क के जरिए किया, पूरे महाराष्ट्र को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। सवाल और मैम, आज शपथ विधि का कितने चांसेस हैं? क्योंकि हमको बताया गया है कि 5 बजे आज शपथ विधि हो जाएगी, तो उसके कितने चांसेस हैं और उसके बाद की क्या प्रोसेस है? ऑफिशियली हमारे पास इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आज 2 बजे की जो हमारे विधिमंडल की बैठक है उसमें जब जानकारी आएगी तो सभी लोगों को पता चल जाएगा। ये सना मलिक हैं, विधायक और स्पोक्स पर्सन है। अगली बाइट सुनिए। ये वो लोग हैं जो जिनको शायद या तो समझ ही नहीं है कि इनके साथ क्या हो गया, क्योंकि राजनीति में 7-8 साल का टोटल अनुभव ही है। इनको सुनिए, ये जो है लीडर है रूपाली एनसीपी की। नहीं, देखो, आज का शपथ विधि हमारे लिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए बहुत अहम है, महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ने हमारे अजीत दादा खोए हैं। ये दुख बहुत बड़ा है, मगर राजकीय समय सूचना देखनी पड़ेगी। सुनेत्रा वहिनी के ऊपर हम लोग जो सामान्य कार्यकर्ता बहन है, इनके ऊपर इतना दुख है, तो सोचिए सुनेत्रा वहिनी के ऊपर उनका पति का देहांत अचानक से हुआ है, क्या बीती होगी उनके ऊपर। फिर भी हम लोगों ने वहिनी को हाथ जोड़ के विनती की कि वहिनी, आपके दुख के ऊपर आपको पत्थर रखना पड़ेगा। अजीत दादा ऐसे थे कि कोई भी संकट आए, कोई भी कुछ आए, काम के लिए वो रुकते नहीं थे। अजीत दादा का वही काम का वसा, वही अजीत दादा की काम की शैली, आगे लेने की हिम्मत और दायित्व माननीय सुनेत्रा वहिनी के पास है। हमने वहिनी को विनती की, इसके वजह से खासदार, आमदार, कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार, पूरा महाराष्ट्र ने विनती की, और उसी वजह से सुनेत्रा वहिनी जी ने ये निर्णय लिया है। टीका करने के लिए उनके पास है ही नहीं कुछ। खोया हमने है, सहन हम कर रहे हैं। आज खाली चौथा डे है, दिवस है। सोचिए क्या लगता होगा। आज वही अजीत दादा के घर के सामने हम खड़े, हमें आज भी नहीं ऐसा लग रहा है कि हमारे दादा अंदर नहीं है करके। ये बहुत बहुत दुखद घटना है। टीका करने वाले से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, हमारे सुनेत्रा वहिनी को मत तोड़ो। एक ही सहारा हमें मिला है, एक ही। चलिए, साइना एनसी आजकल हर विषय पर एक जैसे होता है ना, हर जगह हर विषय पे बोलना, तो साइना एनसी इनके लिए तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। It's a very welcome decision to have a woman deputy chief minister. Our leader Eknath Ji Shinde has always espoused the cause of Ladki Bahans, and here you have Sunetra Vahini, who has risen from the ranks. She has worked with the Vidya Pratishthan, and we all know her contribution in public service, not just in Baramati but all across Maharashtra. She used to handle Dada's work. So best wishes to her. This is an internal issue of the NCP, so it's not for us to comment. It's for them to decide who their leader should be. And obviously the support of the Karyakartas and the followers of Ajit Dada would have only wanted Sunetra Vahini as the legacy heir.
चलिए, अनिल भाईदास पाटिल, इनको सुनिए, फिर असली खबर पे इनको सुन लेंगे, तब समझ में आएगा कि कौन क्या सोच रहा है। हाँ, देखो, इतना बड़ा आघात हुआ है, इससे बाहर सुनेत्रा वहिनी को निकलना नामुमकिन के बराबर है। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि पार्टी की कमान किसी न किसी को देनी चाहिए, और हमको ऐसे लग रहा है कि सुनेत्रा वहिनी ही उसके लिए आज संभाल सकती है, क्योंकि चुनाव कुछ रुकने वाले नहीं है। स्थानिक स्वराज चुनाव जो है 7 तारीख को उसको वोटिंग की डेट फाइनल हो गई है। जितने भी उम्मीदवार अजीत दादा ने खड़ा किए, उन्हीं को चुनाव में जीतने के लिए दादा घूम रहे थे, और उसी दरमियान ये अपघात हुआ है। तो आज की डेट में वो जो कार्यकर्ता है, वो जो उम्मीदवार हमारे खड़े हैं, वो हवालदिल हो गए हैं कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उनको भी दिशा देना, उनको संभालना एक प्रकार की जिम्मेदारी दादा की थी, अब सुनेत्रा वहिनी ने वो लेने को। मुझे लगता है कि प्रत्याशियों के लिए सुनेत्रा बहिनी का अध्यक्ष बनना ज्यादा जरूरी होगा। डिप्टी सीएम तो बाद में भी, पहले अध्यक्ष की ताजपोशी। हम तो चाहते हैं डिप्टी सीएम बने, लेकिन अध्यक्ष, एनसीपी के अध्यक्ष बन के तब डिप्टी सीएम बने। अध्यक्ष जरूरी है बनना। अगली बाइट सुनिए, ये जो है अभी काफी चर्चित थे चुनाव में, संदीप क्षीरसागर। नहीं, साहब ने अगर बोला होगा तो कुछ न कुछ उसमें बात हुई होगी, लेकिन मैं उस मीटिंग में नहीं था। क्या आप सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल का लीडरशिप मानोगे? अगर नहीं, वहाँ पर भी जो लीडर है वहाँ पर सुनेत्रा ताई है। वहाँ पर ऐसी बात है ना, उनकी लीडरशिप पवार, हमारे जैसे लोग पवार कुटुंब की लीडरशिप मानते हैं। तो आप कह रहे थे कई दादा काफी खुश लग रहे थे बाद में। हाँ, अजीत दादा खुश थे। मैं ये दुखद घटना होने से पहले 2-3 दिन पहले उनको बॉम्बे में मिला था, तो मुझे ऐसा लगा कि पिंपरी चिंचवड की इलेक्शन के बाद कुछ होगा, पर ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं। खुश थे, और उन्होंने ऐसा भी कहा कि हम साथ में मिलकर हम काम करेंगे। अभी आप पवार साहब से मिल के आए, पर्सनल बातचीत हुई, कुछ राजनीतिक बातचीत हुई? नहीं, राजनीतिक कोई बात नहीं हुई, सिर्फ उनसे मुलाकात करने की थी। हमने जो उनके कुटुंब के नजदीक के जो लोग हैं, हमने तय किया था कि हम 2-4 दिन ये दुखद इसमें उनके साथ में रहेंगे। मैं एक दिन ही खाली बीड़ को गया था कि अजीत दादा का शोक सभा हमने वहां पर, हमारे लोगों ने वहां पर आयोजित की थी राष्ट्रपति भवन में, वो करके मैं वापस रात में आ गया यहाँ पर। सर, महाराष्ट्र को करीब तय है कि लाड़की बहन एक पहली उप मुख्यमंत्री मिल रही है। एनसीपी शरद पवार की गुट से आप ये कैसे देखते हैं इस मूव? नहीं, क्या आपको इस बात की जानकारी दी गई थी एज अ पार्टी? नहीं, मुझे मालूम नहीं, आज ही मुझे पता चला है। लेकिन पवार कुटुंब का व्यक्ति वहां पर बैठता है, इसमें हमें आनंद ही है। वहां पर ये संदीप क्षीरसागर शरद पवार जो है खेमे के विधायक हैं। लेकिन एक बात उन्होंने कहा कि 5 दिन पहले हम अजीत दादा से मिले थे, और अजीत दादा ने कहा कि साथ मिलकर काम करेंगे, और साथ मिलकर काम करने के बीच में ये सब हुआ। इस पर तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। अब शरद पवार जी को सुनवा देते हैं, क्योंकि सब एक आदमी क्या बोल रहा है, उसके पीछे क्या है, भाव निजी तौर पर सबको जानते हैं। शरद पवार को आप लोग, हो सकता है कुछ लोग समझ ना पाए, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब उनकी स्थिति जो है वो थोड़ा बोलने में नहीं समझ में आता। लेकिन नहीं समझ पाएंगे तो भाव बताएंगे, क्योंकि वो निजी तौर पर उससे मिलते जुलते उनकी बात को समझते हैं। सुनाइए। सुनेत्रा पवार का नाम आगे धकेलने से हमारे कॉन्फ्रेंस में फारसी की उनकी हमारे अलग है। पर क्या आपके परिवार के हैं, आपका परिवार इसमें काफी क्लोजली इन्वॉल्व है? परिवार की समस्या हो तो साथ देने के लिए है, अगर बाकी परिवार की सुने तो वास्ता डाले, त्यांचा अंतर्गत पक्षाचा निर्णय दुसरा तो त्यांचा अधिकार आहे। साहेब, जसं तुम्ही म्हणालात की आता दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याच्या ज्या सगळ्या चर्चा होत्या, त्या महापालिकेत आपण बघितलं की दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढल्या, काही ठिकाणी यश आलं, काही ठिकाणी अपयश आलं। पण आता पुढची भूमिका तुमच्यावर मोठी जबाबदारी असेल पुन्हा एकदा, तर या सगळ्या गोष्टीत कधी या संदर्भातलं थोडं पिक्चर काही चालू होतं, माझ्या कानावर जे होतं त्या सगळ्या चर्चेत मी नव्हतो, पण अजित दादा, जयंत चौकासी, शशिकांत शिंदे असे आमचे काही याच्यात
सतत होते आणि ते त्या सगळ्यांना एकत्रित करण्याच्या प्रक्रियेचा दरवेळी पोचता होते. शेवटचं विषय त्याने आम्हाला लोकांना केलं होतं. दरम्यान हा आघात झाला. सुनेत्रा पवार शपथ लेने वाली है, क्या आपको इस बात की जानकारी है? नहीं, तय किया होगा तो उनके पार्टी ने तय किया होगा. और जो अखबार में आया है इससे लगता है कि पार्टी ने कुछ तय किया है, क्योंकि कुछ लोगों का नाम आया है, जैसे प्रफुल्ल पटेल, जैसे जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है. चलिए इनके पार्टी ने इंटरनल कुछ न कुछ तय किया होगा. कल नरेश अरोड़ा की मीटिंग हुई थी सुनेत्रा पवार के घर. हम जानते नहीं, आप जो नाम लेते हैं मैं उनको जानता. क्या कहा भाऊ पहले जिन्होंने सुन ले- इन्होंने देखिए शरद पवार जी को ये पूछा कि सुनेत्रा पवार जी शपथ ले रही है, क्या आपको पता है क्या? उन्होंने कहा नहीं, मुझे पता नहीं. उन्होंने कहा कि सुनेत्रा जी से कोई नेता मिलने गया था, उन्होंने कहा कि उस जिस नेता का नाम ले रहे हो आप, मैं जानता नहीं. लेकिन मैंने जो मीडिया से सुना है उसमें मुझे लगता है कि अब अजित पवार के बाद ये पार्टी प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे लोग चला रहे हैं, उन्होंने निर्णय लिया होगा. हाँ उसके बाद उनको पूछा कि क्या दोनों पार्टी एक हो रही थी? उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टी मिलन का जो चर्चाएं थी उसके मीटिंग में मैं कभी रहा नहीं. लेकिन अजित पवार लगातार पार्टी के हमारे लोगों से मिलकर एक डेट तय कर रहे थे. आगे आशीष जी उन्होंने 12 तारीख की डेट भी बताई. यदि ये जो पूरा इंटरव्यू आपके पास कितना आया पता नहीं, जो मैंने सुना है 12 तारीख को एक जैसे ही ये जिला परिषद के नतीजे आ जाते थे, 15 जिला परिषद के चुनाव हैं, तो उसके बाद कोई भी नतीजे कैसे भी आए, फेवर में आए, अगेंस्ट आए, इसके बावजूद भी 12 तारीख ये फाइनल हो गई थी कि दोनों पार्टियां विलय हो जाए. इसके पहले क्योंकि अजित पवार के पार्टी से अजित पवार ही सुप्रीमो थे. हाँ वहां लेकिन तो कोई था नहीं. लेकिन उन्होंने ये काम जयंत पाटिल को दिया था कि आप कैसा भी करके शरद पवार जी के कन्विंस करो, करवाओ. और जो शरद पवार के पार्टी के की लोग थे, जयंत पाटिल और बाकी लोग थे, इनके साथ लगातार दादा की मीटिंगें हुई. जयंत पाटिल के घर में करीब-करीब 4 मीटिंगें हुई और वो डिनर मीटिंग हुई. डिनर के बाद फिर चर्चा में बैठे और सारा प्रारूप तय हो गया था. और करीब-करीब क्योंकि अजित पवार के यहाँ तो अजित पवार बोल देते कि हमने निर्णय ले लिया है और निर्णय मानते. क्योंकि वो पूरी पार्टी अजित पवार के वजह से थी और कोई नहीं. तो दूसरी तरफ वो शरद पवार को सीधा नहीं बोल पा रहे थे, तो उन्होंने फिर बाद में सुप्रिया सुळे भी उस मीटिंग्स में अटेंड करने लगी आखिरी मीटिंग में. और 12 तारीख करीब-करीब तय हो गई थी. और जयंत पाटिल ने शरद पवार जी से बात की और एक कन्विंस हो गया था मामला कि पार्टी एक हो जाए. उसके बाद जो अहम सवाल है, अब इसका जवाब या तो जयंत पाटिल दे सकते हैं या शरद पवार दे सकते हैं या अजित पवार को भी है नहीं. कि ये जो विलय होता, ये विलय के बाद की स्थिति क्या होती? इसके बारे में कोई बातचीत नहीं. उसमें 2 ऑप्शंस है. विलय के बाद या तो इंडिया गठबंधन में शरद पवार के साथ चले जाते, तो सरकार सब छोड़ देते, या फिर शरद पवार जी को लेकर इंडिया गठबंधन में चले जाते, तो फिर शरद पवार के कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में एडजस्ट करना पड़ता. वर्तमान में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी अजित पवार गुट के जो मंत्री बैठे हैं, उनमें से एक भी नहीं चाहता था कि विलय हो. उसका कारण था कि यदि ये अजित पवार शरद पवार जी के साथ इंडिया गठबंधन में गए तो उनको सत्ता छोड़नी पड़ेगी, मंत्री पद जाएगा, वो तो जाना ही पड़ेगा पार्टी के साथ. या यदि शरद पवार अजित पवार के साथ आ गए इंडिया गठबंधन में, तो फिर कम से कम 3, 4, 5 लोगों को तो एडजस्ट करना होगा. शरद पवार के नेताओं को, जयंत पाटिल जैसे बड़े नेताओं को. जब आप उनको एडजस्ट करोगे तो कोटा तो फिक्स है राष्ट्रवादी का जो पूरा हो चुका है. उसमें फिर राष्ट्रवादी के वर्तमान मंत्रियों में से किसी को इस्तीफा करना पड़ता. अजीत दादा बोलती इस्तीफा दो तो कोई मना नहीं कर पाता. इतनी विद्रोह की औकात किसी की थी नहीं. तो जैसे ही अजित पवार की मृत्यु हो गई, देखिए ये राजनीति बड़ी निष्ठुर होती है, हार्टलेस है राजनीति.
राजनीति कोई इमोशनल नहीं, ये सब रोना धोना ये सब लोगों के कैमरे के लिए होता है। उनकी अस्थियां भी ठंडी नहीं होगी, तो आप तो 60 घंटे के बाद तो शपथ विधि की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी चिता भी ठंडी नहीं हुई थी। ये लोग जाके मिल लिए मुख्यमंत्री को। हाँ, देखिए, अजीत पवार प्रधानमंत्री नहीं थे देश के, या क्या एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का देश नहीं चलेगा, या मुख्यमंत्री। यहाँ तो मुख्यमंत्री की मृत्यु होने के बाद भी 8-8 दिन बाद मुख्यमंत्री बने हैं। भाई, कई मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद दूसरे दिन थोड़ी मुख्यमंत्री तय हुआ, हाँ, 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 8-8 दिन बाद हुए। ऐसा क्या था कि आपको चीता की अग्नि भी शांत नहीं हुई, तुरंत आपने संविधान, आप तो विधानमंडल की बैठक लेके एक शोक संदेश पास करते, और चलो सुनेत्रा जी को नेता भी घोषित करते, लेकिन उप मुख्यमंत्री शपथ लेने की क्या जरूरत है? और इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का रोल है। इस पूरे सेटअप में अब राष्ट्रवादी टोटली बीजेपी के अंडर आ गई। यही तो अब जल्दी सुनेत्रा थी। चौहान, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सुनेत्रा चौहान जी सुनेत्रा पवार जब वो करेगी, अब शपथ लेगी, उनके पास अर्थ मंत्रालय नहीं जाएगा, क्योंकि बजट प्रेजेंट करना है। अभी बजट मुख्यमंत्री प्रेजेंट करेंगे इस बार। उनके पास इमीडिएटली जो चार्ज जाएगा वो है एक्साइज, खेल मंत्रालय, ये सब मंत्रालय जो दूसरे सेकेंडरी मंत्रालय जो अजीत जी के पास थे वो चले जाएंगे। अर्थ मंत्रालय कुछ दिन रहेगा बीजेपी के पास, और उसके बाद बीजेपी ने नहीं दिया तो ये क्या कर लेंगे, मुझे बताइए आप। राष्ट्रवादी क्या कर लेंगे? बीजेपी बोलेगी इतना बड़ा मंत्रालय अभी आपके यहाँ कोई संभालने लायक नहीं है भाई, नहीं ही देंगे, ये मानिए अभी तो नहीं देंगे, तो ये क्या कर लेंगे? ये लोग कल चले भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अजीत पवार के ग्रुप के साथ ये लोग चले भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अजीत पवार जी के पास 40 लोग हैं, वर्तमान में इस सरकार से 40 लोग निकल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीजेपी के पास 131 और शिवसेना के पास 57, ये 187 हो जाते हैं, और महाराष्ट्र में मेजोरिटी 145 पे है। नहीं निकलेगा कौन भाऊ? वही तो बता रहा हूँ। मैंने क्या कहा, ये सारा खेल जो है ये शरद पवार को अलग रखने का है। एग्जैक्टली। और इन लोगों ने बहुत ही, इन लोगों ने शरद पवार और सुनेत्रा पवार एक ना हो जाए, ये चलो हम सब, इसीलिए इतनी जल्दीबाजी की। शपथ भी दे देंगे, मंत्री पद भी और बिठा देंगे, और बाई इलेक्शन होता रहेगा, फिर राज्यसभा में इस्तीफा दे देंगे। पार्थ पवार को बहुत राजनीति का ये है तो उसको राज्यसभा भेज देंगे, वो भी खुश, वो भी खुश, वो भी खुश। अब सवाल कहाँ आता है, मैं आपको पूछता हूं, क्या अजीत पवार क्यों जरूरत थी इस सरकार को? जब सरकार शिवसेना के साथ मेजोरिटी में थी, अजीत पवार को साथ लेने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उनको शरद पवार को फिर ताकत देना नहीं थी। इसीलिए शरद पवार अजीत पवार को तोड़ के साथ में रखे, कोई जरूरत नहीं थी, उसके बाद भी सरकार बन जाती। और एकनाथ शिंदे कितना चिल्ला के चिल्लाते, 2 ईडी के नोटिस पहुंच जाते, फिर चुपचाप। अजीत पवार की मृत्यु क्या हो गई, तुरंत मुंबई का भी मेयर तय हो गया और ठाणे का भी मेयर तय हो गया, धनाधन, सबको डर है। और अजीत पवार तय हो गया था, क्योंकि इमोशनली तय हो गए थे। वो बार बार कह रहे थे कि साहब के होते हुए एक हो जाना चाहिए, साहब की आंखों के सामने मैं पार्टी एक करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने देख लिया था राजनीति में भारतीय जनता पार्टी है, ये सिर्फ तुम उनके लिए ओटीपी हो सकते हो, वन टाइम पासवर्ड। समय आया तो दादा को भी निपटाने में आगे पीछे नहीं देखेंगे, और निपट ही गए दादा। मतलब एक्सीडेंट हो गया तो क्या, अब पूरा पार्टी निपट गई ना। अब पार्टी में कौन कद्दावर नेता है जो पार्टी संभालेगा और जो मुख्यमंत्री को बोलेगा नहीं भैया ये तो ऐसे ही होना चाहिए? ये सब अब देवेंद्र फडणवीस के कृपा पे वहां पे मंत्रालय में है। ठीक है, अब इसका रिपल्केशन क्या हो गया? आप कितने दिन तक मंत्रालय में होंगे? और 3 साल, उसके बाद तो आप चुनाव में जाओगे। तब चुनाव में उम्मीदवार कौन तय करेगा? सुनील तटकरे तय करेगा, छगन भुजबल तय करेगा,
या उम्मीदवार के लिए अड़े रहेंगे, फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करेंगे लेकिन हम अड़े रहेंगे? इतनी ताकत बीजेपी के सामने इनमें से कौन दिखाएगा? सबके रेले हैं। वो अजीत दादा ही थे जो अड़े हुए रहते थे। अब दूसरा ऑप्शन है, शरद पवार के पास क्या है? शरद पवार के पास, शरद पवार जी ने कल ही बारामती में काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने संदेश दिया बारामती वालों को कि अजीत पवार को मैंने बारामती सौंपी थी, अभी अजीत पवार नहीं रहे तो फिर मैं आपको अनाथ नहीं करने दूंगा। मैं अब बारामती के लिए इमोशनली कुछ दिन है, लेकिन क्या सुनेत्रा पवार जी उसी ताकत से अधिकारियों को फोन करके बोल पाएगी? एक फियर साइकोसिस होती है, अधिकारी डरते हैं, अरे मैडम है चलो ठीक है, अब सब अपनी अपनी दुकानें खोलेंगे, दुकानें चलाएंगे। ये वंडर जो है 40 लोगों का, ये सिर्फ 3 साल का है। इनमें से कितने लोग रिपीट होंगे पता नहीं मुझे, भाऊ मैं एक मिनट क्योंकि रुको। अब इनका सामना शरद पवार से है। नहीं नहीं, मैं सवाल ही यही करने वाला हूँ। अब शरद पवार से सामना नहीं है। मैं इसीलिए इस बात को कहा था कि अजीत पवार की मौत के बाद ही जो खेल शुरू हुआ, वो खेल ये था कि कहीं ये ना हो जाए कि ये सब एक हो जाएं, और सब एक हो जाएंगे तो परिवार में एक वारिस अपने आप ही तय हो जाएगा कि चलो शरद पवार के बाद इसमें पोटेंशियल है, इसमें क्षमता है। 3 साल बाद इस एक दांव से 3 साल बाद, ये भी नहीं कि शरद पवार से सामना है। मैं जो देख रहा हूँ वो गलत हो सकता हूँ, आप बताइए। शरद पवार और अजीत पवार तो है नहीं, मतलब एनसीपी, अजीत पवार वाली एनसीपी जो सुनेत्रा पवार अब हैं, और शरद पवार अब दोनों खत्म है, क्योंकि 3 साल बाद आज 85 के हो चले शरद पवार। 3 साल बाद पता नहीं क्या हालत होगी, और जब एक नहीं हुए तो सब खत्म, नहीं, दूसरी कंप्लीट। बात है, नहीं दूसरी बात है आशीष, अजीत पवार का कुनबा इसलिए ताकतवर था क्योंकि अजीत पवार थे। हाँ, पूरे अजीत पवार के कुनबे में एक सुनील तटकरे थे जो अपने बलबूते पे चुनाव जीत के आए लोकसभा का, बाकी तो सुपड़ा साफ हुआ। ठीक है, अब क्या होगा? अब जो सामान्य का, देखिए कल शरद पवार जो मीडिया से बात कर गए उसमें भी एक बहुत बड़ा संदेश था। शरद पवार ने हवा निकाल दी पूरे इशू पे। सबसे पहले उन्होंने ये बात बता दी कि भाई मुझे बिल्कुल पता नहीं सुनेत्रा पवार शपथ ले रही है, यानी इसका मतलब मुझसे बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अस्थि विसर्जन के समय जो मेरा उनसे बातचीत हुई, अस्थि लेके जा रहे थे, उसके बाद से मेरे से कोई संवाद नहीं। इसका मतलब शरद पवार और मेरे पूरे पवार परिवार का ये डिसीजन नहीं है, ये उन्होंने बता दिया। ये सुनेत्रा पवार का भी डिसीजन नहीं है, उन्होंने 2 नाम भी लिए, सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल, ये 2 लोगों का डिसीजन है। ये मैसेज उन्होंने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया। दूसरी बात, उन्होंने ये मैसेज पहुंचाने का प्रयास किया कि अजीत पवार 12 तारीख को दोनों पार्टी का विलय करने वाले थे। ये अजीत पवार की अंतिम इच्छा थी जो ये उसके खिलाफ जा रहे हैं, ये मैसेज दिया। तीसरा मैसेज उन्होंने कल बारामती में काम करना शुरू करके ये बता दिया कि बारामती किसी के भरोसे नहीं, पवार शरद पवार के भरोसे है। अजीत पवार को संभालने के लिए दी थी, अभी अजीत जी नहीं है तो मैं हूं, मैं वापस आ गया हूं, चिंता मत करो। जो सामान्य कार्यकर्ता अजीत दादा के लिए जाता था, वो क्या सुनेत्रा जी के साथ अटैच रहेगा? क्योंकि कार्यकर्ता तब अटैच होता है जब उसके साथ वो व्यवहार होता है। जो व्यवहार अजीत दादा करते थे, वो व्यवहार उतना ही ताकत का व्यवहार सुनेत्रा जी कर पाएगी, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। कोई नहीं कर पाएगा पार्टी में। तो ये जो सिंगल, जो रीजनल पार्टी जो होती है, परिवार की पार्टी होती है, उसमें सबसे बड़ा खामियाजा यही होता है कि यदि आपने सेकंड इन कमांड तैयार नहीं किया तो आपको बड़ी अड़चन आ जाती है। और वो अड़चन जो है वो आप फिर देखते हो कैसी होती है। हमने देखा सेकंड इन कमांड वहां जयललिता थी तमिलनाडु में, लेकिन एमजीआर के मौत के बाद कई लोगों ने एमजीआर के पत्नी को ही चीफ बना दिया।
क्या हश्र हुआ उसका? जयललिता। एनटीआर के बाद एनटीआर के पत्नी को हेड बना दिया था, याद होगा आपको। लेकिन फिर बाद में पार्टी चंद्रबाबू नायडू के पास चली गई, चंद्रबाबू ने, हाँ, क्योंकि उन्होंने एक सेकंड लाइन खोल के रखी थी। यहाँ अजित दादा को टाइम ही नहीं मिला सोचने का, टाइम ही बेसिकली नहीं मिला। एक लाइन में कहें तो अजीत दादा के निधन के बाद तत्काल एनसीपी को प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर दिया, सीधा सीधा एक आज लाइन में हाईजैक कर दिया। ये मैंने कल बोला था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे सुविधाजनक स्थिति होगी जब सुनेत्रा पवार जी उप मुख्यमंत्री होगी। भाऊ, इसमें एक पॉइंट और भी समझना होगा। अगर आज की तारीख में दोनों एनसीपी एक हो जाए और दोनों एनसीपी एक होके भाजपा के साथ रहे तो भी भाजपा के लिए सुखद नहीं होगा, क्योंकि वो शरद पवार होंगे बैठे वहां। एग्जैक्टली, शरद पवार होंगे। शरद पवार नहीं, अजित पवार भी तकलीफ थे उनको, कैबिनेट में थे। अब अजित पवार की जगह यदि शरद पवार आते हैं तो पीछे से शरद पवार चलाएंगे तो वो भी उप मुख्यमंत्री जो भी होगा वो ताकतवर होगा। हो सकता है सुनेत्रा जी को उप मुख्यमंत्री बनाते हो, लेकिन फिर उनकी ताकत होती, भयंकर ताकतवर हो जाएंगी। आज इन पिग्मीज के भरोसे ताकतवर नहीं हो सकती। क्या है प्रफुल्ल पटेल, क्या औकात है उनके, अपनी खुद की सीट नहीं निकाल सकते। सुनील तटकरे कोकण के बाहर नहीं आ सकते। क्या है, इन सबकी ताकत ये थी, इनकी सबकी स्थिति चंद्रमा जैसी थी। सूरज प्रकाश देता है तो वो चलता है, सूरज ने प्रकाश नहीं दिया तो ये अंधकार का गोला है। कौन था अपने बलबूते पे? ये छगन भुजबल चलाएंगे पार्टी, जिनको मंत्री नहीं बनाया तो वो अजित पवार के खिलाफ ही फ्रंट खोल के बैठे थे। जो सत्ता के लिए अजित पवार, शरद पवार को छोड़ दिया, सत्ता के लिए अजित पवार के सामने आंखें खोल दी कि मेरे को मंत्री नहीं बनाया तो ये क्या था? ये लोग पार्टी चलाएंगे। सवाल है कार्यकर्ता कहां जाएगा? कार्यकर्ता तो पवार परिवार चाहिए। क्या सुनेत्रा पवार वो डिलीवर कर पाएगा, या सुनेत्रा पवार सुनील तटकरे और इनके हाथ के खिलौना बनेगी? नहीं, वही होगा, वही तो पूरा प्लान हुआ है। और प्लान वो जो और जिनके हाथ का खिलौना है, इनके हाथ बीजेपी के साथ बंधे हुए हैं। ये इनके हाथ है ही नहीं है, ये बीजेपी के आर्टिफिशियल हाथ हैं, ये कठपुतली वाले हैं, डोर से ये हाथ वाले हैं, डोर तो बीजेपी के हाथ में है। सोचिए आप, हम तो बार बार कह रहे हैं कि सुनेत्रा जी को उनका उत्तराधिकारी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने हाईजैक किया, उस मातम में 3 दिन हुआ, आज चौथा दिन कार्यकर्ता ही बोल रही है ना, 3 दिन हुआ। भैया, तीसरे दिन तो शपथ विधि। अरे ये मीटिंग तो उन्होंने, चीता शांत नहीं हुई उसी रात को हुई थी जब चीता जल रही थी। जब चीता की आग ठंडी नहीं हुई थी तब ये सियासी तिकड़म रच रहे थे। और इतना ही नहीं, रात में मैं विजुअल दिखाऊं, जय पवार के साथ रात में निकल करके, विजुअल लाइए जरा, जय पवार के साथ रात में ही जो है सुनेत्रा जी मुंबई पहुंच गई। परिवार में किसी को नहीं खबर, ये पहुंच गई मुंबई। ये देवगिरी बंगलो है जो है, जहां मुंबई वाला आवास, वहां पर उप मुख्यमंत्री पद का। हाँ, अब ये एक विजुअल है, जरा आप सुनवाइए संजय राउत को, उनके बगैर तो महाराष्ट्र खबरें नहीं पूरी होती। किसी को जानकारी नहीं, वो भी शाइना जैसे, उनको भी बोलना होता है। जानकारी अगर होगी तो अमित शाह जी को हो सकती है, और देवेंद्र फडणवीस, सुनील तटकरे जी या प्रफुल्ल पटेल जी, 4 लोगों को हो सकती है, या जो शपथ लेने वाले उनको हो सकती है। लेकिन अब तक महाराष्ट्र को इस बारे में पता नहीं है। महाराष्ट्र अभी भी अजित पवार जाने से जो शोक में है, शोक में डूबा है। घर घर में शोक हम लोग मना रहे हैं। बड़ा ये वैलिड पॉइंट था कि 4 को ही पता है, फडणवीस, शाह, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, इनके 4 के अलावा किसी कुछ नहीं पता है। अब लेकिन उसमें एक चीज, 1 घंटे पहले एक विजुअल आया है, वो विजुअल अभी मुझे कार्यक्रम में ही मिला, जरा चलाइए। पार्थ
जय पवार गए हैं देवगिरी बंगला सुनेत्रा जी के साथ। पार्थ पहुंचे हैं अभी घंटे भर पहले, पार्थ पहुंचे हैं शरद पवार के पास। किस लिए पहुंचे हैं ये बात अभी सामने नहीं आई है। अब इसी कार्यक्रम के बाद पता करवाएंगे भाऊ से कुछ वहां पे क्या चल रहा है। ये जो है शरद पवार के घर आवास पे पहुंचे हैं। मुझे जो लग रहा है कि जो शरद पवार जी का कल का इंटरव्यू है शाम का, जो जब सबदूर उन्होंने बम फोड़ दिया, उन्होंने सबको एक्सपोज कर दिया। उन्होंने एक्सपोज कर दिया कि ये लोग अजित पवार के विश के खिलाफ जा रहे हैं। ये उन्होंने एक्सपोज कर दिया कि इसमें पवार परिवार को बिल्कुल विश्वास में नहीं लिया गया है। उन्होंने ये एक्सपोज कर दिया कि अभी अजित पवार की जगह ये पार्टी सिर्फ सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल चला रहे हैं। उन्होंने ये भी एक्सपोज कर दिया कि भाई बारामती चिंता ना करे, अभी शरद पवार जिंदा है। ठीक है, ये सारी बातें उन्होंने क्लियर कर दी। तो जब उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने नहीं बताया ना बताया, तो हो सकता है कि ये पार्थ की ड्यूटी दी होगी कि आप जाके शरद पवार जी को ये सूचना दे। तो सूचना देने के लिए शायद जा सकते हैं, क्योंकि वो शरद पवार ग्रैंडफादर लगते हैं उनके पार्थ के। तो वो जाके अपने दादाजी को ये बताएं कि मेरी माँ आज उप मुख्यमंत्री की शपथ ले रही है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। इस टाइप का जो कुछ भी इंफॉर्मेशन के लिए जा रहा है, पूछने के लिए तो जा नहीं रहे, क्योंकि डिसीजन तो हो चुके हैं। तो हो आप चुका पूछना किस बात का है? डिसीजन पूछने के बाद तो जा नहीं, ये इन्फॉर्म करने के लिए जा रहे होंगे, क्योंकि उनको लगा होगा कि जब इंटरव्यू सुनने के बाद कि भाई इससे कोई गलत मैसेज जाएगा, तो ये पार्थ को भेजा वहां पे, और जो जय है वो साथ में चला आया वहां पर। ये और भी दूसरी सुनेत्रा बात है जी कि ने भेजा होगा। ये भी प्रफुल्ल शायद पटेल भेजा होगा। प्रफुल्ल पटेल भेजा होगा। और दूसरी बात है कि पार्थ ने अंतिम संस्कार किया था, तो शायद वो कुछ दिनों तक वो जगह छोड़ नहीं पाएंगे। बारामती में ही रहना होगा उनको। 13 दिन तक अग्नि देने वाले को रहना होता है। तो शायद वो इसी वजह से वो मुंबई नहीं पहुंचे। लेकिन दूसरे जो बेटे हैं जय, वो पहुंचे हैं वहां पे। बहुत सारी चीज है आशीष, बहुत 13 सारी दिन तक होती भी है चीजों को। शपथ ग्रहण वगैरह भी। जिस हाँ, घर में 13वीं न हो, 13वीं के बाद ये माना जाता है कि बाद ही घर वो तो से हो जाता। और ये कोई मार्ग- कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं थे। उप कुछ नहीं, मुख्यमंत्री कोई नहीं रहा महाराष्ट्र में तो कोई नहीं, एक आध मंत्री नहीं भी रहा, कम रहा तो भी कोई क्राइसिस नहीं होते यहाँ पे। एमजीआर चीफ मिनिस्टर होते हुए 1.5 साल तक अमेरिका में इलाज करते रहे और सरकार चलती रही पीछे तमिलनाडु में। तो वहां ये पर तो क्राइसिस ही नहीं थी। करना था तो सुनेत्रा जी घर में बैठी रहती और ये लोग फैसला करते और कहते कि अब अजीत दादा की जगह पर सुनेत्रा जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगी, हमारी राष्ट्रीय एनसीपी अध्यक्ष अध्यक्ष। रहेगी, और फिर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेगी अब सदन का नेता कौन होगा। सदन में यदि भाई सदन में नेता नहीं हो तो इससे कोई वो नहीं होता, उपनेता होता है, वो नेता की जगह जगह काम करता है, या चीफ व्हिप होता है, वो काम देखता है। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं थे। लेकिन ये बीजेपी जिसके लिए, मैं इसीलिए तो जब अजित पवार की मृत्यु हुई तो लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं? सवाल इसीलिए उठा रहे हैं कि अब दोनों पवार एक हो रहे थे, उसके बाद क्या? ये जो भयावह एक सवाल था, और यदि दोनों एक हो जाते तो फिनिक्स जैसे खड़े भी हो जाते। सवाल वो चलिए था। अब शपथ ग्रहण करने दीजिए। जरा एक विजुअल बस आखिर में दिखा देते हैं आपको। ये विजुअल देखिएगा, आप लोग ही तय करिए कि ये शिकंजा कोई भी बचेगा क्या देश में भाजपा से। ये 17 जनवरी 2026 का विजुअल है। ये रोहित बैठे हुए हैं सामने, देखिए शरद पवार बैठे हैं और शरद पवार के बगल में देखिए अजीत दादा बैठे हुए हैं। 17 जनवरी 2026 को सामने जयंत पाटिल है, इधर टोपे है। हाँ, सारे जिनको कल भी हमने आपको सुनवाया था टोपे साहब को, वो हैं, जयंत पाटिल हैं, रोहित हैं और अजीत दादा बैठे हुए हैं। ये 17 जनवरी 10 दिन पहले प्लेन क्रैश और निधन के 10 दिन पहले का विजुअल है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, सवाल अंतहीन है। बस इन सवालों को दफन करने के लिए लेकिन जल्दबाजी में राजनीति, शपथ ग्रहण होता है। दर्शकों को मैं बताता हूँ, राजनीति में इमोशंस नहीं होते। राजनीति बेदिल होती है, राजनीति निष्ठुर होती है, राजनीति हमेशा आपदा में अवसर देखती है। चलिए
अभी हमें इजाजत दीजिए, ये कार्यक्रम के बाद जो भी और अपडेट होगा वो हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।